देखो वो सितंबर का जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फैक्ट था ना, और इसमें इस मैगजीन को पढ़ के ना बहुत हद तक मेंस का फॉर्डर सभी मिल जाएगा जो तुम्हारा आंसर को थोड़ा एक्सक्लूसिव बना देगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो इसको सही से ढंग से पढ़ने का तरीका ये है, पहला सेशन अटेंड करो, इस पे ढंग से सेशन देखो। सेशन में जो बात बताया जा रहा है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वो ध्यान से सुनना। अगर खुद का समरी बना सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं, अगर इसका समरी नहीं बनाते हो तो कम से कम इसका जो है 3 से 4 रीडिंग तुमको करना पड़ेगा। ठीक है। 3 से 4 रीडिंग्स कर लिए तो फिर तुम्हारा ये चीज अपना हो जाएगा, और ज्यादा नहीं है यार, मतलब गिन के 30 पेज है इस पे, किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। और लास्ट में प्रीलिम्स का, क्योंकि अब प्रीलिम्स का मोड में जाने का तैयारी हम लोग करेंगे, तो लास्ट में तुमको वर्क फॉर रीडर्स भी दिया हुआ है। ठीक है। तो जो भी तुमको दिया हुआ है उस काम को करो, जैसे कि दिखाते हैं, एक सेकंड। देखो, जैसे मैपिंग में क्या क्या करोगे, तो जो जो प्लेसेस तुमको मेंशन किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, उसको मैप में लोकेट करना। फिर रिवर्स रिवर्स सिस्टम करना, आराम से करना। अगले महीने तक का, ये 1 महीना का पूरा ही टारगेट है। जम्मू कश्मीर का कर लो, रिवर कहाँ पर है, पंजाब कर लो। इतना ही नहीं करना, वहां पर आसपास कौन सा जंगल है, वहां पर कौन कौन जानवर मिलता है, कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो देख लेना। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट साइट जो है वो अशोकन एलिट का, वो मैप में तुम देखोगे। ठीक है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी के लिए तुमको ये काम करना है कि जो 8 केस है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसको थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पे ना यूपीएससी का हर साल फोकस रहता है, हर हर बार रहता है फोकस। ये चीज कर लेना। तीस, और एक चीज और कम करना है तुमको, कि अभी यूनाइटेड नेशंस का क्या रिलेवेंस रह गया है अभी प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि देखो चारों तरफ वॉर चल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है वो, है ना, मुक्त दर्शक टाइप से बैठा हुआ है। ये भी वही लीग ऑफ नेशंस जो बना था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसी टाइप का हो चुका है, स्थिति जैसा दिख रहा है। ठीक है। साथ ही साथ एक जो है तुमको तैयार करना है कि 250 वर्ड तैयार करना, एंशियंट इंडिया का साइंस एंड कैसे वहाँ एंशियंट इंडिया में तुम्हारा साइंस था और मैथमेटिक्स था। ठीक है। तो जो चैप्टर तुमको रेफर करना है वो चैप्टर यहाँ से पढ़ लेना। ये एक नया एनसीईआरटी आया है, अपडेटेड है, तो इस पे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ईयर। ठीक है। तो ये काम तुमको पूरे महीने भर में करना है। ठीक है। अगला काम जो है तुमको अक्टूबर 2024 का जो एडिशन निकलेगा उस पर भी मिलेगा। ठीक है। समझ में आया कैसे इसको पढ़ना है? ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मोटा मोटी देखो, जो तुम्हारा करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो इकोनॉमी से आते हैं, नेशनल अफेयर रहेगा, इंटरनेशनल अफेयर रहेगा, साइंस एंड टेक रहेगा, बाकी जो भी है तुम्हारा मिसलेनियस में उसको डाल दिया गया है। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन रैंडम फैक्ट सबको भी कवर किया गया है, जो रैंडम फैक्ट जो तुम लोग को पेपर में देख के लगता है ना कि ये कहाँ से आ गया अचानक से, तो मान के चलो कि अगर रैंडम फैक्ट अगर 10 आएगा ना, तो तुमको 3 से 4 तुमसे बन जाएगा, अगर इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो। 3 से 4 का भी स्ट्राइक रेशियो अच्छा है। स्ट्राइक रेट जो है 3 से 4, अगर 10 में रैंडम फैक्टर में 3 से 4 भी कर ले रहे हो तो काफी होगा। ठीक है। हर 10 10 ऑन 10 नहीं हो, कोई नहीं करवा पाएगा, किसी के ये बस का बात नहीं कि 10 ऑन 10 कर ले। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो आता है तुम्हारा इकोनॉमी में, आरबीआई जो है रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है तुम्हारा, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। देखो, जब भी सोवरेन दिखे ना तुमको, तो समझ जाना ना कि दैट इज ओन्ड बाय द स्टेट। जैसे सोवरेन वेल्थ फंड है ना, वो स्टेट ओन्ड फंड होता है। वैसे ही सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, जहां जहां पर सरकार जो है ये बॉन्ड को डाल रहा है ताकि वो पैसा रेज करे, काहे के लिए, जो ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या, किससे रिलेटेड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है। इसके लिए था। तो देखो इसको जो है किस तहत किया गया है, तो आखिर यूपीएससी का अब आदत है थोड़ा, मतलब थोड़ा डीप में घुस के पूछने लगा है, तो देखो आरबीआई एक्ट के तहत कर रहा है। ये 45 डब्ल्यू याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद रहता है ये और ये तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है कि आरबीआई एक्ट के तहत हुआ है। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्या क्या किस किस मतलब नॉर्म से उनको चिपक के रहना पड़ेगा, कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो है तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 और फेमा 1999 का एक्ट है। ठीक है। ये दो मेजर एक्ट है जिसपे उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। इनका जो सेटलमेंट होगा वो T0 पे होगा, T0 बेसिस मतलब आज का आज। ठीक है। आज के आज सेटलमेंट होता है। ठीक, हो गया। दूसरा तुम्हारा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है उस पे रेट इंटरेस्ट बढ़ा के किया गया है, ये सब इतना जरूरी नहीं तुम्हारी, तुमको बस इतना जानना है कि स्मॉल सेविंग स्कीम जो है M2 के अंदर आता है। M2 क्या होता है? M1 M2 M3 M4 पढ़े हो ना, वही तो उसमें M2 के अंदर जो है तुम्हारा स्मॉल सेविंग सेविंग स्कीम जो है जनरली उसी के अंदर आता है। ठीक है। बाकी ये जो फॉर्मूला है, ये यूपीएससी का रैंडम फैक्ट है, पूछ सकता है क्योंकि ये मेंशन्ड है, और टॉप क्लास के जितने भी न्यूज़पेपर सब में मेंशन किया हुआ है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। तो इंटरेस्ट रेट जो है, सेविंग रेट का जो फॉर्मूला है, ये
कौन सा कमेटी डिसाइड किया दिया है? श्यामला गोपीनाथ कमेटी। ठीक है, इसमें जितना मार्क कर लेना इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। दूसरा, सीआईसी जो है, एक सेकंड, सीआईसी है ना, तो इसको कौन रेगुलेट करता है? सीआईसी को लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई लाइसेंस देता है। सेबी मत लिख देना, जैसे एक बार आया हुआ है लास्ट 2022 में पूछा है, तुम्हारा जो क्रिसिल वगैरह रेटिंग एजेंसीज वगैरह है उसको कौन लाइसेंस इशू करता है? तो सेबी इशू करता है। ठीक है, तो उस लाइंस पे ही है, ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ऐसे मतलब जानना भी चाहिए। ठीक है, अभी टोटल इंडिया में 4 सीआईसीज हैं। ठीक है, उतना आप जानने का आपको देख लेना, ध्यान रहे तो ठीक है। सिबिल, इसिस, इसीसिल और तुम्हारा सीआरआईएफ। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी ये जो था, ये जो चेंज किया गया फ्रिक्वेंटली, मतलब फ्रिक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इसको याद करने की जरूरत है कि 6 महीना में है, 15 15 दिन पे 6 महीना वाला कहानी है, छोड़ दो उसको, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये पॉइंट जो है ना तुम, ये है इकोनॉमी के अंदर है, लेकिन इसको तुम GS2 IR में भी यूज करना। ठीक है, यूके इंडिया जो है साइन किया है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज अग्रीमेंट। ठीक है, ये साइन किया है। देख लेना, छोटा छोटा फैक्ट है, उतना ध्यान रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे कोई बात नहीं। लेकिन बस ये याद रखना, जब भी मतलब इंडिया ईयू का रिलेशनशिप आएगा या इंडिया यूके का रिलेशनशिप के बारे में आएगा, तो इसको पुट कर देना। सॉरी, ईयू के रिलेशन में था, यूके अब यू से बाहर हो चुका है। ठीक है, अच्छा, हाँ बोलो। अच्छा, गवर्नमेंट का देखो अब इंटेंशन है कि आरआरबी का संख्या को ना घटा के उसको कर देना है 30 पे। ठीक है, तो अब ये न्यूज में इंपॉर्टेंट यही है कि आरबीआई किस एक्ट के अंदर बना है तुम्हारा आरआरबी। तो आरआरबी तुम्हारा एक्ट है 1976 का एक्ट, उसके अंदर बना है। ठीक है, ये याद रखना। साथ ही साथ जो इसमें क्या होता है कि दो तीन लोग का स्टेक होल्डिंग होता है। ठीक है, एक होते हैं तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 50% कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो 15% होता है, और स्पॉन्सरिंग बैंक जो कमर्शियल बैंक वो 35% करता है। ये जो स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक है ना, इसका क्या रोल है कि ये ना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहा है मार्केट में वो, और इंश्योर करता है कि जो आखिर जो आरआरबी का जो पर्पस है, क्या किस लिए पर्पस है, कि रूरल डेवलपमेंट को वो एक्सलरेट कर पाए। ठीक है, तो उसको जितना भी टेक्निकलिटीज है वो प्रोवाइड करने का इसका काम है। ठीक है, अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो टॉपिक है वो ये है कि सेंटर जो है क्या किया ना कि एक्सपोर्ट को ना बैन कर दिया है। शुगर को जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया गया। क्यों किया है ना? क्योंकि ब्राजील में ना अचानक से ना तुम्हारा प्रोडक्शन, जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो गिर गया है, इसलिए क्योंकि वहां पर ड्रॉट आ गया है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल चांसेस या पोटेंशियल राइजिंग प्राइसेस कहाँ पर हो सकता है? न्यूयॉर्क और लंदन मार्केट, मतलब एक तरह से ग्लोबल शुगर मार्केट जो है वो हिलने वाला है, इसीलिए बोला गया कि चलो ठीक है इसको बैन कर दो। साथ ही साथ अच्छा, ये बैन कर देंगे तो इतना सारा शुगर जो बॉडी है उसको क्या करेंगे? तो उससे क्या करेंगे ना कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने का बात कर रहा है। तो इथेनॉल के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि जो भी C6 कंपाउंड होते हैं ना, C6 कंपाउंड होते हैं ना, उसी से इथेनॉल निकलता है। और 1 kg इथेनॉल में करीब करीब 1 kg, अगर शुगर 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 को एज शुगर केन को एज रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं ना, तो उससे करीब करीब 511.11 ग्राम निकलता है। ठीक है, ये याद रखना, मतलब करीब करीब हाफ हाफ इथेनॉल निकलता है। इथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल, इथेनॉल याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज ये हम लोग को कहाँ हेल्प करेगा? ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग में help करेगा, जो हमारा टारगेट है कब का? 2026 का हमारा टारगेट है। 2026 तक मेरे को इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 20% पेट्रोल में, गैस सॉरी गैसोलीन में। ठीक है, डीजल में मिथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, उसका भी टारगेट है 15%। आगे हम लोग को पढ़ना है वो चीज, देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना तुम्हारा, C6 शुगर कंपाउंड इथेनॉल बनाने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करते हैं तो फिर होता है वो। ठीक है, इसमें बस इतना ही देखना, और बाकी ये डेटा है ये चेंज भी होते रहता है, तो देख लेना कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अच्छा, इंडिया जो है वो यूएई के साथ जो है, उसको जो ट्रेड डील किया है उसको बोला है कि एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो देखो, इंडिया और यूएई ना सेपा साइन किया है। ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है ना बेटा, उसका स्टेज कुछ इस तरह से होता है, पहले पीटीए होता है, फिर एफटीए होता है, फिर तुम्हारा सेका होता है, उसके बाद सेपा होता है, सीपीए। ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रेफरेंशियल, ये होता है तुम्हारा फ्री, ये होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन ये जो है ना सबसे बड़ा स्टेज होता है। ठीक है, पीटीए, एफटीए, सेका और सीएपीए, इसको एक बार लिख लो तो, इसको ना एक बार लिख लो तुम लोग अपने, लिख रहे हो? हेलो, पीटीए के बारे में जरा लिखो।
पीटीए में क्या होता है ना, एक ज्यादा बड़ा मत लिखना, ऐसे बस ऐसे पीटीए लिखना और बगल में एरो देके लिखना। इसमें जो है ना, क्या होता है ना कि यहाँ पर ना टैरिफ को रिड्यूस करने का बात करता है। ठीक है, टैरिफ को, टैरिफ के बगल में ऐसे लिख देना, रिड्यूस करने का बात करता है। एफटीए के बगल में लिखना, टैरिफ को जीरो करने का बात करता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ज्यादा ज्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, मेरा मतलब इसमें है ना। ये जो होता है तुम्हारा सीई सीए, ये जनरली तुम्हारा इस पे फोकस करता है, टैरिफ, ट्रेड टैरिफ, इसका फोकस यही पर रहता है, ट्रेड टैरिफ और टैरिफ रेट कोटा से रिलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना तुम्हारा सेपा, सेपा इससे भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। सेपा जो है तुम्हारा ब्रॉडर रेंज, यहाँ पे लिख लो ब्रॉडर, ब्रॉडर रेंज। ठीक है, नीचे लिखोगे, इसमें सर्विसेज से भी रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड होता है, और रेगुलेटरी इश्यूज भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब सेपा साइन हो जाता है तो तुम्हारा यहाँ पर होमवर्क है कि चेक करके तुम लोग को यहाँ पर साइड में तैयार करना है कि इंडिया किसके साथ एफटीए साइन किया हुआ है। पीआईबी पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना, इंडिया एफटीए पीआईबी सर्च करना, मिल जाएगा तुमको। एफटीए किसके साथ सेका साइन किया हुआ है और किसके साथ सीपीए साइन किया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर के लिए होमवर्क है, मिटा रहे इसको। अच्छा, इसमें जो है अगला तुम्हारा आया है कि एनपीसीआई का जो है न्यूज में है, तो एक सेकंड, एनपीसीआई तुम्हारा न्यूज में है, तो इसमें ज्यादा मेरे को कुछ नहीं जानना है एनपीसीआई का क्या रूल है। ठीक है, वो जानना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आरबीआई और आईबीए लोग मिलकर बनाया है, किसके अंदर में प्रोविजन है। तो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके अंदर पे है। एनपीसीआई जो है तुम्हारा सब चीज में की रोल प्ले करता है, यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, रुपए कार्ड हो गया, एईपीएस हो गया, नाच हो गया, सीटीएस हो गया, सब में तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूनियन बैंक जो है अभी रिसेंटली फर्स्ट मेजर बैंक है जो पीसीएफ का सिग्नेटरी बना है। पीसीएफ ये है ना कि पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फिनेंशियल। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि जैसे कोई बैंक है, मान लो ये इसी को मान लो यूनाइटेड बैंक का ही ना बात कर लेते हैं। यूनाइटेड बैंक मान लो कि किसी थर्मल प्रोजेक्ट के लिए मान लो 5,000 करोड़ का लोन इशू किया है। ठीक है, तो अब क्योंकि पीसीएफ का ही मेंबर बन चुका है, सिग्नेटरी हो चुका है ना, तो इससे क्या होगा ना कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कितना कार्बन इमिशन कर रहा है, इसको ये ट्रैक करेगा। ठीक है, इसको बस ट्रैक करेगा, ये ट्रैक करेगा, क्योंकि ट्रैकिंग ऑफ कितना इमिशन हो रहा है आखिर उसको पता चलेगा तब ना। इसका फ्यूचर एस्पेक्ट ये होगा कि पहला तो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट डेवलप करने में एक अहम भूमिका रहेगा इसका। ठीक है, दूसरा ये रहेगा कि कहाँ पर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो एक तरह से उसको ट्रैक करेगा तब ना उस पर पॉलिसी हम बना पाएंगे, वो चीज होता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज हो रहा है। तो पीसीएफ जो है तुम्हारा यूपीएससी में पूछ सकता है कि आखिर इसका क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो है, अभी गवर्नमेंट जो है एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा दिया। एंटी सब्सिडी ड्यूटी को हम लोग काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, वो 10 रुपए का इंडियन मार्केट में मान लो 10 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, कायदे से उसका भी रेट 10 रुपए ही है, लेकिन क्या करेगा कि कोई दूसरा कंट्री, ये मान लो इंडिया का मार्केट है और दूसरा मान लो चाइनीज मार्केट है। चाइनीज मार्केट क्या, चाइनीज क्या, गवर्नमेंट क्या करेगा, चाइना का जो गवर्नमेंट है ना, वो ये करेगा ना कि इस पे ना 2 रुपए का सब्सिडी दे देगा। तब ये हम मार्केट में पहुंचेगा ये 8 रुपए पे। अब कम फेयर कंपटीशन तब हो नहीं पाएगा। तो फेयर कंपटीशन रखने के लिए भारत सरकार क्या करेगा, इस पे फिर से क्या करेगा, 2 रुपए का लगा देगा, क्या, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 रुपए का। ठीक है, जैसे ही 10 रुपए का बनेगा तो फिर वही फेयर मार्केट बन जाएगा ये। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी कहीं देख के तुम लोग हरना मत जाओ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी हालांकि बताया हुआ है ये तुम लोग को इकोनॉमिकल क्लास में, है ना। क्रिटिकल मिनरल जो है, ये अब अगला टॉपिक आता है क्रिटिकल मिनरल। तो क्रिटिकल मिनरल का यूजेस पे जनरली आ सकता है, लिस्ट पे आ सकता है। इंडिया जो है लास्ट ईयर जारी किया था कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, इंडिया इसका लिस्ट जारी किया है, कोबाल्ट वगैरह सब इसमें आता है। ये जनरली क्रिटिकल मिनरल का देखो यूजेस कहाँ होता है पता है, जनरली तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक है, और दूसरा हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो होते हैं वहां पर यूज होता है। ठीक है, मतलब डिफेंस वगैरह में भी तुम आजकल देखोगे चिप 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उसमें, है ना। तो वो इसमें काम आता है तुम्हारा।
ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स को क्रिटिकल इसलिए भी बोलते हैं ना कि इसके सप्लाई को ना, इस सप्लाई डिसरप्शन समझते हो, सप्लाई डिसरप्शन मतलब जो सप्लाई हो रहा है ना उस पर कभी भी ब्रेक आ सकता है। ठीक है। तो इसको इसीलिए क्रिटिकल मिनरल कहा गया है। यूएसए भी लिस्ट निकाला हुआ है, यूएसए में करीब करीब 51 मिनरल्स को लगा के रखा हुआ है। यूके करीब करीब 31 को लगा के रखा है। यूएस जो है 51 है। तो सब कंट्री अपना अपना अलग अलग लिस्ट जारी करता है। ठीक है। 30 इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स है। अगर क्रिटिकल मिनरल्स को तो हालांकि पूछेगा नहीं यूपीएससी, जनरली 30 की लिस्ट बना, यूपीएससी क्या करेगा, शुरू का 4-5 उठा देगा, है ना। करना कुछ मत, तुम जाना सर्च करना 30 क्रिटिकल मिनरल्स पीआईबी, और शुरू का जो 5-7-10 जितना तुम्हारा कैपेसिटी है कि तुम रट्टा मार सकते हो उतना तुम कर लो। ठीक है। क्योंकि इस साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से फॉलोइंग में से कौन कौन सा जो है तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मिनरल है। तो ये क्वेश्चन आएगा इस साल, मार्क कर लो इसको। ठीक है। इसमें देखो दिक्कत क्या क्या आता है। पहला तुम्हारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का दिक्कत होता है। दूसरा टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज उतना नहीं है। ठीक है। तीसरा कंसर्न है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न भी आ जाता है। ठीक है। बस वही बात है इसमें। अगला जो टॉपिक है वो है कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट का शेयर बढ़ाएगा। ठीक है। ये जो है कुछ नहीं करना, बस ये पॉइंट इसलिए है, ये तुम्हारे प्रदर्शन नहीं आएगा, ये मेंस के लिए तुम्हारे एक पॉइंट बन सकता है कि आखिर इंडिया गवर्नमेंट का क्या क्या एफर्ट हो रहा है, किस लिए, एक्सपोर्ट मार्केट को बूस्ट देने के लिए या पंप करने के लिए। ठीक है। इसमें यही काम का है। तो देखो ये क्या है कि ये पोर्टल जो है स्मार्ट एफर्ट है हमारा। एक टारगेट क्या है कि 2030 तक क्या हम करें, $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करें, साथ ही साथ $1 ट्रिलियन का हम क्या करें, सर्विस में एक्सपोर्ट करें। तो मतलब एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का $2 ट्रिलियन का टारगेट है, कब, 2030 तक। ठीक है। वही बात है। अच्छा, एक आया तुम्हारा मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड आया करीब करीब 30,000 करोड़ का, है ना। ये तुम्हारा पीएसयू सबको पूछ देगा। तो जीएस के 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना उसमें ये चीज तुम्हारा यूज हो सकता है। और प्रीलिम्स में तुम्हारा ये आएगा कि ये जो फंड है तुम्हारा, इसमें जो है इक्विटी, जितने भी तुम्हारे 12 मेजर पोर्ट है ना इंडिया के, सब कोई तुम्हारा एक्टिव इक्विटी पार्टनर है इस फंड में। ठीक है। ऑल 12 मेजर मेजर पोर्ट, ऑल 12 मेजर पोर्ट, ऑल पोर्ट्स अगर आता है तो स्टेटमेंट गलत होगा, ऑल 12 मेजर पोर्ट्स अगर आता है तो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है। और ऑल 12 मेजर पार्ट्स है, ऐसा नहीं ऑल देखें तो एलिमिनेट कर दिया कि एक्सट्रीम सर्विलिटी, जी नहीं, याद रखना इस चीज को, ऑल 12 मेजर पोर्ट्स। ठीक है। बाकी ये ठीक है, इसको तुम इसको ऊपर के साथ क्लब कर लेना। ठीक है। ये भी तुम्हारा एक तरह से शिपिंग इंडस्ट्री का ही बात हो रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो रहा है कि जनरली जो इतना भी इशू होता था ना, दो शिपिंग शिपिंग में बहुत सारा इशू होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं पड़ा है ना वहां पर, पता है, इस तरह से लगता है इस पे कभी कोई डॉकयार्ड पे गया है, नहीं गया है। तो इस तरह से ना तुम्हारा बना रहता है स्ट्रक्चर, इसी में शिप पार्क होते रहता है। तो इसके जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक दूसरा शिप आएगा नहीं, तब तक अनलोडिंग का काम होगा नहीं। इसके चलते क्या होता है पता है, पोर्ट को फाइन सब भी देना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत सारा इशू आता है इसमें। तो कुछ कुछ इशू है जैसे कि सिक्योरिटी एनहांसमेंट, रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इक्विपमेंट सेट करना है तुमको पोर्ट में, ताकि वर्किंग कंडीशन और सी फेयरस जो है बेटर हो। ठीक है। इसको तो करीब करीब 100 ऐसा इश्यूज है जिसको रिजॉल्व करेगा ये। मतलब ऐसे ही बस ध्यान रखना, इसको ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा बॉडी जो है न्यूज में तुम्हारा अपेडा जो है वो एमओयू साइन किया लुलु ग्रुप जो है। अब लुलु के साथ किया है कि किसके साथ किया है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अपेडा। तो अपेडा क्या है तुम्हारा, अपेडा ग्रुप हो जाता है, एक सेकंड, हाँ अपेडा तुम्हारा ये है, अपेडा। अपेडा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ये बासमती राइस जो है तुम्हारा सेकंड शेड्यूल अपेडा एक्ट के अंदर आता है। ये तो 1985 में ये एक्ट पास हुआ था। ये अपेडा जो है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। एग्रीकल्चर देख के मत समझ लेना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। एक प्रोग्राम है जो अपेडा चलाता है जिसको बोलते हैं एनपीओपी। ठीक है। ये 2001 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, एक और न्यूज था तुम्हारा, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज था, गवर्नमेंट स्लैशेस विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू नील। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि नील किया है कि 4% किया है कि 15% किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। तो विंडफॉल टैक्स ये होता है ना कि अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट के चलते कोई इंडस्ट्री अचानक से हाई प्रॉफिट यील्ड करने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करता है पता है, उस पर टैक्स लगा देता है और उससे मतलब पैसा खींचना शुरू कर देता है। ठीक है। ऐसा नहीं करता कि गवर्नमेंट उसका पैसा को खींच लेता है, नहीं, वो क्योंकि यहाँ वो एक्सपेक्टेड था कि वो 250 करोड़ कमाएगा, है ना, वो अचानक से तुम्हारा 350 करोड़ 400 करोड़ कमाने लगता है। तो गवर्नमेंट जो है इस पे लेवी लगा देता है, चलो थोड़ा सा दो मेरे को। ठीक है। क्योंकि मौका पर चौका वाला बात हो जाता है। ठीक है। यही विंडफॉल टैक्स का कहानी होता है तुम्हारा। ठीक है।
ये वुमेन इंपावरमेंट में तुम यूज कर सकते हो, ये चीज को वुमेन इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, एमएसएमई में वुमेन के रोल को भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो तुम्हारा क्रेडिट गारंटी कवरेज है ना, वो इनहेंस कर दिया गया है। अब जो है वो करीब करीब 27 लाख वुमेन लेड एमएसएमई को भी कवर कर रहा है। ठीक है। तो 10 मिलियन करीब करीब एमएसएमई जो है उसको टेक्नोलॉजी एक्सेस करने में हेल्प होगा। करीब करीब तुम्हारा 3 लाख यूथ जो है उनको ट्रेन किया जाएगा आने वाले 5 साल में। इसको उस तरह से क्लब कर लेना, जो 5 गवर्नमेंट स्कीम नहीं है बजट में जो आया है एम्प्लॉयमेंट वाला, उसके साथ इसको क्लब करके पढ़ना, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट होगी। ये पॉइंट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। अब इंडिया जो है एक साउथ कोरिया के साथ जो है साइन किया है तुम्हारा बिल ऑफ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली टू प्रमोट ट्रेड। ये डीजीएफटी का ये स्टेटमेंट आया था। ठीक है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉडी का न्यूज में जिक्र हुआ था जिसको बोलते हैं उनसीट्रल, यूएनसीट्रल, UNCITRAL। ठीक है। ये का इसका ये एम है ना कि जितना भी तुम्हारा ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना उसको ऑनलाइन मोड में कर ले जाओ। ठीक है। ये जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ठीक है। ये सब्सिडरी बॉडी है किसका? यूएनजीए का। याद रखना, यूएनजीए का बॉडी है ये। यूएनजीए का ये सब्सिडरी बॉडी है। ठीक है। इनका क्या क्या रोल है? तो वही सब रोल है कि तुमको सपोर्ट देना है किसके नॉन लेजिस्लेटिव या फिर जितना भी लेजिस्लेटिव या नॉन लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें कैसे ड्राफ्ट करो, उस चीज में रोल करेगा। फिर कन्वेंशन और मॉडल लॉज कैसे होता है वो प्रिपेयर करना, साथ ही साथ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर का टाइप से बनाने का। ठीक है। यूनिसेंट्रल जो है तुम्हारा 1966 में बना था ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी ऑब्स्टिकल हो नेशनल लॉज जो आ रहा है उसके चलते। ठीक है। मतलब एक तरह से न्यू इम्पीरियलिज्म को बहुत लोग इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ट्रेड अगर होता है ना तो सबके लिए फायदा होता है। एक तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड जब भी होता है तो दो कंट्री अगर ढंग से अगर करता है तो दोनों को फायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक का लॉस हो रहा है एक का फायदा हो रहा है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी भी इंटरनेशनल ट्रेड में यही बात करता है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जिसका है वो पेपर 2 के लिए तैयार कर लेना। 10 साल मेक इन इंडिया का हो चुका है। पीआईबी डॉक्यूमेंट था, ग्रुप पर शेयर किया हुआ भी है ना। ये मेंस इशू है। इसको इंडस्ट्री में ऐड कर सकते हो तुम लोग। क्या क्या मेक इन इंडिया से फायदा हुआ है तो देखो, करीब करीब एफडीआई इनफ्लो बढ़ गया है तुम्हारा 70 से 80 बिलियन डॉलर पर ईयर में। ठीक है। इसको बढ़ाने का 100 बिलियन तक ले जाने का हमारा एम है। ठीक है। क्या क्या इसमें किए हैं तो पीएलआई स्कीम वगैरह सब भी किए हैं, पीडीएफ एफडीआई रिफॉर्म वगैरह भी किए हैं। ठीक है। ये जानो कि मतलब इस डिकेड में ना करीब करीब $666 बिलियन का तुम्हारा एफडीआई इनफ्लो हुआ है। अगर इसी को लास्ट डिकेड से कंपेयर करते हो 2004 से 14 के बीच में तो सिर्फ 300 मतलब लगभग डबल हो चुका है। ठीक है। एफडीआई इनफ्लो जो है मेक इन इंडिया के तहत। तो अगर कोई कहता है कि मेक इन इंडिया फेल हुई तो फिर वो उसके इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब और फिर क्या क्या रिफॉर्म हुआ है कैसे हुआ है ये सब देख लेना। ठीक है। फैक्ट, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं। मतलब इसको मेंस के लिए तैयार करना है हम लोग को। मेंस वाला जो इशू हम लोग कवर करेंगे ना तो उसमें करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, इंडिया और उज्बेकिस्तान जो है अभी रिसेंटली बीआईटी साइन किया है। यूपीएससी में क्वेश्चन यही है कि रिसेंटली जो है बीआईटी किस कंट्री के साथ साइन किया है या फिर किस सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ साइन किया है, तो उज्बेकिस्तान के साथ साइन किया है। ठीक है। बीआईटी का फायदा क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट का एक तरह से को प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। मतलब एक तरह से स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर सामने से कोई इन्वेस्ट किया है तो उसको प्रोटेक्शन मिला जाए। ठीक है। या फिर उसके साथ कोई किसी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। ठीक है। ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर स्पेस में आने वाला 4 साल में करीब करीब इतना वर्थ जो है इन्वेस्ट किया जाएगा इस पे। सेमीकंडक्टर पे एक मेंस का लेक्चर हम लेंगे। ठीक है। उसमें वहां पर इसको डिटेल में कवर कर लेंगे। ये बस ध्यान रखना है इसको। ये पॉइंट जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है। ऐड कर लेना। एक तुम्हारा यूनियन गवर्नमेंट एक फंड बनाया है जिसको एग्रीश्योर फंड है। ठीक है। तो इसको याद रखना। इसको इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर से में यूज कर सकते हो, एडिंग फार्मर में यूज कर सकते हो, और इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि एग्रीकल्चर को एज एन एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि तुम्हारा सपोर्ट करेगा किसको? टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हाई रिस्क वेंचर इन एग्रीकल्चर, बूस्टिंग इनोवेशन और रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार करने का। अर्बन में जैसे अर्बन के लिए हम लोग भास्कर बनाए हैं। भास्कर पढ़ना है आगे पढ़ेंगे हम लोग भास्कर, है ना। वही रूरल इकोसिस्टम, रूरल स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी डेवलप करेगा ये। ठीक है। साथ ही साथ मोटिवेशन का फैक्टर भी रहे तो उसके लिए ग्रीनथॉन अवार्ड्स जो है वो भी, एग्रीश्योर ग्रीनथॉन अवार्ड्स भी दिया जा रहा है। ठीक है। इसका कॉर्पस करीब करीब वही है तुम्हारा 750 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है। इसमें 250 करोड़ अलग से ऐड भी किया गया है। जैसे 750 एग्रीश्योर फंड जो है 250 करोड़ का है। मोबिलाइजेशन वगैरह भी अलग से किया जाएगा 250 करोड़ का। ठीक है। अच्छा
इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है तुम्हारा बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख करोड़ से ऊपर तक का। देखो ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा फार्मर को एक्सेस मिलेगा फॉर्मल क्रेडिट का, और उससे उतना ही उनका डिपेंडेंस जो है जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उस पर कम पड़ेगा। ठीक है। और ये भी बोला गया है कि देखो अब यूथ को ना मेरे को अट्रैक्ट करना होगा कहाँ पर, एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो भारत में जो एवरेज एज हो गया ना किसान का वो 50 ईयर छू गया है। ठीक है। मतलब लोग बहुत तेजी से किसानी छोड़ रहा है। इसीलिए जो यूथ को हमें अट्रैक्ट करना है, यंगर जनरेशन को भी कहाँ अट्रैक्ट करना है एग्रीकल्चर में, अगर उसको अगर आप ढंग से अगर रिम्यूनरेटिव नहीं बनाइएगा तो फिर कैसे होगा वो, क्यों आएगा वो, है ना। किसान का भी यही टारगेट रहता है कि अपना बच्चा को किसी तरह से पढ़ा लिखा के बाहर भेज दो, है ना। तो वही बात है, एवरेज इतना पहुंच गया है। अच्छा, इससे क्या होगा ना, साथ ही साथ एक पैटर्न और देखा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी हो रहा है क्रेडिट एक्सेस में। जैसे कि मान लो बाबू अगर इंडिया का ये मैप है, ठीक है, इंडिया को इस तरह से मतलब मान लो किस तरह है, तो सिर्फ ना तुमको मैक्सिमम जो क्रेडिट स्कीम्स दिखेगा ना, तो ये इधर साउथ इंडिया की तरफ तुमको दिखेगा और इधर तुमको वेस्ट इंडिया की तरफ दिखेगा। नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का तो हालत बहुत खराब है। ये नॉर्थ इंडिया में मतलब मान के चलो कि ये क्षेत्र जो है ना, ये वाला एरिया, बस यहीं पर तुम्हारा ठीक ठाक क्रेडिट का मोबिलाइजेशन हो रहा है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी वाला। नहीं तो फिर मैक्सिमम तुमको मोबिलाइजेशन दिखेगा तो यहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। इधर तो खैर एकदम खराब है। ठीक है। तो रीजनल डिस्पैरिटी को भी सेट करना हमें जरूरी है। ठीक है। और तो इससे क्या होगा, चैलेंजेस जो भी है, सस्टेनेबिलिटी, रिलायंस एंड एग्रीकल्चर वगैरह, टाइमली फाइनेंस रहेगा तो वो सेट रहेगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर तुम इसमें फंड डालोगे पीछे से, अगर जो बोले एग्रीकल्चर फंड से अगर तुम स्टार्टअप कल्चर भी डेवलप कर दोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो एक एक तरह से मतलब क्या होगा, लोग उसमें इन्वेस्ट करना भी चाहेगा। ठीक है। तो एक तरह से इनोवेटिव सोल्यूशन भी ले सकता है जो मतलब टेलर मेड रहे, जो कि क्या बोलते हैं किसान की स्पेसिफिक नीड्स के लिए रहे। ठीक है। इस तरह से होता है। तो हमारा इकोनॉमी का पार्ट यहाँ पर हो जाता है ओवर। कुछ कुछ देखो अगले आने में मिलेगा, कुछ कुछ इकोनॉमी का पार्ट मिलेगा, मतलब ऐसे एयर टाइट सेपरेशन हम नहीं कर सकते कि ये इकोनॉमी का है या नेशनल अफेयर है या इंटरनेशनल अफेयर है ना, ऐसे नहीं कर सकते हम, सब कुछ जोड़ के मिलेंगे। ठीक है। ये जो है तुम्हारा गवर्नमेंट एफर्ट की तरफ से साइबर सिक्योरिटी वाले जो चैप्टर तुम लोग किए हो उसमें ऐड कर लेना। ठीक है, ये क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है पीएम मित्रा पार्क जो है अमरावती, तुम लोग को शायद स्कीम में गवर्नमेंट स्कीम अगर में सेशन में करवाएंगे, करवाए ना। तो 7 PM मित्रा जो है तुमको बनाने पार्क्स बनाने का एक तरह से मतलब ये इसको इस तरह समझो ना कि जैसे फूड पार्क नहीं होता उस तरह से तुमको एक टेक्सटाइल पार्क का बनाने का बात की। इसका विजन यही है कि फार्म से पहले फैब्रिक लाइए, फैब्रिक से फैशन बनाइए ताकि ग्लोबल एक्सपोर्ट आप कर सकें। ठीक है। टोटल देखो 7 जगह है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ यहाँ तुम्हारा ये सब डाला गया है, पीएम मित्रा पार्क वगैरह डाला गया, बाद में इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। 1,000 एकड़ का, इतना इतना खैर छोड़ो, इतना करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सब जगह का नाम याद रखना। ठीक है। मैप में एक बार देख भी लेना कि ये सब जगह कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मिथेनॉल पायलट प्लांट जो है लगाने का बात की दिया है। ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जो COP26 था ना उसमें कमिटमेंट और पंचामृत डिक्लेरेशन किए थे मोदी जी, है ना। तो उसमें ये बोले थे कि भैया देखो हम लोग बात, इंडिया जो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन करेगा। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन मतलब ये हुआ कि कार्बन को कैप्चर हम करेंगे फिर उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे एक स्टेप और आगे है तुम्हारा CCUS, इन्वायरमेंटल चीज हम लोग को पढ़ना है। CCUS, है ना। इसमें सिर्फ ये तुम्हारा कैप्चर करके यूटिलाइज नहीं करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको स्टोर भी कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन का प्रोसेस है ना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन का प्रोसेस जितना शुरू होगा तो तुम क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत रहोगे, सेल्फ रिलायंस रहोगे, विकसित भारत बनेगा। आजकल तो हर चीज में विकसित भारत हो रहा है ना। ठीक है। हाँ देखो यही पर बोल रहे थे 15% जो है इसमें ब्लेंडिंग होगा कहाँ पर, डीजल में। ठीक है, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स का। ठीक है। तो इसका इसका बोला गया कि जो पायलट प्लांट है ना तुम्हारा उसमें ये भी दिखा जा रहा है कि करीब करीब 30% तक नेशनल इमिशन हम क्या सेट कर सकते हैं, डिकार्बोनाइज कर सकते हैं, जो तुम्हारा थर्मल कोल बेस्ड थर्मल पावर सेक्टर है उसमें। ठीक है। अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन का इशू आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, तो देखो उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उसमें देखो इस तरह से पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 3 मंथ्स के स्पैन में, जिसका जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा टेस्ट लर्न स्केल। पहले सीखो, पहले टेस्ट करो, फिर सीखो, फिर उसको स्केल अप करो। ठीक है। ये अप्रोच है टेस्ट लर्न स्केल अप्रोच में। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, सोशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्रेडिट का एक्सेस दिया जाएगा किसको, माइक्रो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, है ना। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से ही आप जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है, बेरोजगारी को भी काउंटर कर सकते हैं और पॉवर्टी को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, एक है तुम्हारा ये भास्कर बोल रहे थे, भास्कर एक ना तुम्हारा इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये एक तरह से तुम्हारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को सेट करने का बात करता है, ठीक है। तो देखो क्या क्या भास्कर आखिर क्या क्या देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या क्या चाहिए, पहला तो तुमको एक रिसोर्सेज चाहिए, दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, तीसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ओवरऑल ना तुम्हारा ये बोला है कि देखो नेटवर्किंग में भी तुम्हारा हेल्प करेगा, कोलैबोरेशन कराने में हेल्प करेगा, एक्सेस टू टूल्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यही एम है तुम्हारा भास्कर का, ठीक है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये कंट्रीब्यूट करेगा तुम्हारा, ठीक है, इसमें यही दिख रहा था तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, रेलवे जो है बोला है कि देखो अब हाइड्रोजन ट्रेन का ना हम ट्रायल शुरू कर देंगे तुम्हारा जनवरी 2025 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि 2025 तक कर रहा है कि 2030 तक कर रहा है, वो तुम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यही होता है ना बाबू, अगर हाइड्रोजन को तुम देखोगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे ना कि जो एनोड है ना, एनोड एनोड उसमें क्या करेंगे कि उसमें हाइड्रोजन भर देंगे, ठीक है। वहां पर क्या होगा ना कि हाइड्रोजन में क्या होगा ना, हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होगा उसको ना तोड़ा, कैटलिस्ट जो है क्या करेगा कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन को तोड़ेगा और उसको एक मेम्ब्रेन से पास कराएगा, और उस मेम्ब्रेन से पास कराने पे हाइड्रोजन, सॉरी H2O जो है तुम्हारा एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। अच्छा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में केवल वाटर ही है ना जो बाई प्रोडक्ट में निकलता है, बाई प्रोडक्ट और कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, बस यही एक है जो बाई प्रोडक्ट होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बाहर आता है दैट इज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ना, प्रोटॉन्स का हम क्या करें, प्रोटॉन का हम बना दिए पानी, और जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना बाबू वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है, दिमाग में रखना है इसको, बस यही है तुम्हारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। यूपीएससी कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा कि हाइड्रोजन को कैथोड में भरते हैं कि एनोड में भरते हैं। याद रहेगा तुम लोग को हाइड्रोजन को कहाँ भरते हैं, कहाँ भरते हैं, एनोड में भरते हैं हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। चलो, और वही फिर अगर ये हो जाता है तो 2030 तक हम लोग का नेट कार्बन जीरो इमिटेड बन जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, अभी जो है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म शुरू किया गया, ये तुम्हारा एक तरह से स्मार्ट सिटी का भी सॉल्यूशन है और अर्बन पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें यूज कर लेना है इस पॉइंट को, ये तुम्हारे मेंस ऑर्डर है, ठीक है। का है तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रीजन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है। अच्छा, इंडिया का जो है पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है कहाँ पर शुरू, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में एक जगह के पास, एक जगह है तुम्हारा विजिंजम, पता नहीं क्या है उसका प्रोनाउंसिएशन, शायद यही है, विजिंजम, विजिंजम, विज हिंजम, ठीक है। ये याद रखना, विशाखापट्टनम से इसको कंफ्यूज मत कर जाना। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, जैसे मान लो डिटोर डिटोर करते हैं, जैसे मान लो कि जैसे तुम जा रहे हो अपने दोस्त को लेना है, ठीक है, किसी मान लो तुमको किसी पार्टी में जाना है, ठीक है। उस पार्टी में तुम जाने के लिए मान लो कहीं रुके, ठीक है, पर इसके घर रुक गए, वो तुमको पहुंचना था वहां पर 7 बजे, लेकिन अचानक से बोल दिया है कि नहीं पार्टी जो है तुम्हारा 10 बजे से है, तो क्या करोगे, बीच में जाके क्या करोगे, अपने दोस्त के यहाँ रुक जाओगे, फिर उसके साथ फिर डिटूरिंग करोगे। वही काम है, जैसे मान लो बाबू कुछ तुम्हारा यूरोप से कोई सामान आया, ठीक है। अभी ये ट्रांसशिपमेंट जो है हम लोग के क्षेत्र में ना, हम लोग के जो ये साउथ एशिया में ना श्रीलंका में होता है, कोलंबो पोर्ट पे। तो जैसे मान लो कि यूके से कोई सामान आया, ठीक है, ये तुम्हारा अफ्रीका को पार करके आया यहाँ पर, तो क्या हुआ होगा कि कुछ सामान जो है यहाँ पर क्या करेगा, अब ऐसा बात नहीं है, शिप बहुत बड़ा बड़ा शिप होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो कुछ कुछ चीज अनलोडिंग कर देता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज मान लो जाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा, ईरान जाना होगा, या सऊदी अरबिया की तरफ जाना होगा, ठीक है, तो क्या करेगा वो, यहाँ पर ना, यहाँ पर उतार देगा, या फिर यहाँ पर उतार देगा, और फिर ये शिप जो है आगे बढ़ जाएगा, बाकी ये वेसल जो है यहाँ पर लेके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट में यही होता है, समझ में आया सबको, हेलो, ठीक है। हाँ सर। तो ये तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट का जो पहला तुम्हारा विजिंजम में शुरू किया गया है, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि जो एकदम एकदम राजा टाइप का जो बैठा हुआ है ना कोलंबो, उसको थोड़ा सा मिलेगा इस एरिया में, जो कोलंबो का जो ट्रांसशिपमेंट का जो डोमिनेंस है, उसको एक तरह से इंडिया जो है टैप कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इस ईयर जो है प्रथम से ऑपरेशन सद्भावना आया है, तो ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी चीज होगा, आर्मी का जितना भी ऑपरेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 2 साल से भी यूपीएससी के डिफेंस पे कुछ ज्यादा ही फोकस है, ठीक है। तो ऑपरेशन सद्भाव क्या है, तो कुछ नहीं, कुछ याद रखते हैं बस, जो तुम्हारा टाइफून आया ना यागी, टाइफून मतलब वही तूफान, ठीक है। कहाँ पर आया है, लाओस में आया है, म्यांमार आया है, वियतनाम में आया है, वियतनाम में आया है, ठीक है। वहीं पर हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गया है, ठीक है। यही है तुम्हारा ऑपरेशन सद्भाव। बाकी किसको कहाँ कहाँ मिला है, अगर पढ़ना है पढ़ लेना, नहीं पढ़ना है मत छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। रिसेंटली तुम्हारा लॉ कमीशन को बिठाया गया, लॉ कमीशन का खास बात ये है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, देखो यूपीएससी के मेंस में आ सकता है, ठीक है, हम लोग के पास सिलेबस का पार्ट है, तो वहां पर ये आ सकता है, ठीक है। तो लॉ कमीशन जो है तुम्हारा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का था,
कौन बने थे तुम्हारे? सेतलवाद बने थे। ठीक है। ये क्या करता है तुम्हारा, तो बहुत सारा सब्जेक्ट और रेफरेंस जो भी दिया जाता है तुमको किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। उस पर ये अपना मंतव्य रखता है कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी कि एक्सेप्ट करना नहीं करना वो गवर्नमेंट का पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें क्या है सर, एक फुल टाइम चेयरपर्सन है, 4 मेंबर्स हैं और एडिशनल ऑफिशियो या फिर पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं पूछेगा यूपीएससी अगर को खेलना होगा तो बस यही खेलेगा, नॉन स्टैट्यूटरी को बोलेगा कि अंडर एक्ट ऑफ 1955 ये बना है, 1955 से तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ठीक सही बात बोल रहा है सर, ऐसा तो कुछ था। ठीक है। इस पे खेलेगा यूपीएससी, प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ सवाल है ये। ठीक है। मींस में बाकी इस पे वैसे सवाल बनता नहीं है। दूसरा फिर से बताइएगा, ये वाला था। कौन सा? ये जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें कैसे बना सकता है यूपीएससी? यूपीएससी क्यों बनाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चन कैसे बना यस, सकता है? क्वेश्चन, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, बोलेगा वो कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज सेटअप अंडर एक्ट लॉ कमीशन एक्ट ऑफ 1953 या 1954। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कैसा नेचर बनाना चाह रहा है कमीशन का? स्टेचुटरी बॉडी बनाना चाह रहा है ना? मैसेज वही निकलेगा ना, इस हाँ तरह से सर। बना सकता है। तो उस तरह से या ये बात ध्यान में रखना कि नॉन स्टेचुटरी बॉडी। ठीक है। बढ़िया आगे। ठीक है सर। चलो, ये भी याद रखना, साइबर सिक्योरिटी में याद रखना कि अपने पीएम जो है वो कहे हैं कि देखो इंडिया का ये विजन है कि एक साइबर सिक्योर भारत हो। ठीक है। इसको तुम अपना वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हो, साइबर सिक्योर भारत को। ठीक है। सिल्क बोर्ड का भी प्लेटिनम जुबली हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है तुम्हारे फिल्म्स के लिए, याद रखना। सिल्क बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैसूर में है। ठीक है। सिल्क बोर्ड जो है सबसे पहले बनाया गया था, एक सिल्क पैनल आया था इंपीरियल गवर्नमेंट में, सॉरी 8 मार्च 1945 को आया था। लेकिन बाद में इसको 1948 में, 1948 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको क्या है बना दिया गया। ठीक है। तो ये कैसा बॉडी हुआ, सिल्क सेंट्रल सिल्क बोर्ड कैसा बॉडी हुआ? स्टैट्यूटरी बॉडी सर। अच्छा ठीक है। क्योंकि टोबैको इसका, बोर्ड कहाँ पर है? टोबैको बोर्ड कहाँ पर है? सर टोबैको बोर्ड हाँ। कोलकाता। नहीं, टोबैको बोर्ड है गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। ये टोबैको बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टोबैको बोर्ड किसके अंदर आता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ, एग्रीकल्चर। अभी ना ऊपर बताए थे अपेडा। अपेडा किसके अंदर आता है जब भी कुछ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट टाइप का कहानी होता है? मतलब अपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में क्यों गया, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन करने का बात कर रहा है ना। टोबैको यस सर। तुम्हारा क्या है, कैश क्रॉप है कि किस फूड क्रॉप है, क्या है? कैश क्रॉप सर। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ, कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगा बाबू। ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पर तुम्हारा देखो, यहाँ से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन निकल रहा है ठीक है। तुम्हारा जो है जस्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है। जंस्कर फेस्टिवल तुम्हारा लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। कुछ कुछ ट्राइब्स जैसे पुरगी ट्राइब कहाँ का है, करगिल का है। सीना कम्युनिटी कहाँ का है? द्रास का है। द्रास आर्यन वैली में मिलता है। दर्द आर्यंस। और चांगपा तुम्हारा कौन सा वैली कहाँ का है? चंगथांग का। ठीक है। एक है तुम्हारा सानी मोनेस्ट्री जो तुम्हारा वहीं पर है, जंस्कर में ही है। ठीक है। ये एक डांस परफॉर्म किया था जिसका नाम था चम। चम, ये क्या था तुम्हारा? मास्क डांस था। ठीक है। मास्क डांस था। तो सानी मोनेस्ट्री तुम्हारा कहाँ पर है? अगर लद्दाख ऑप्शन आता है तो मार देना लद्दाख। इसका खास बात यह है कि सानी मोनेस्ट्री वाला कौन सा फॉलो करता होगा? हीनायान, महायान, वज्रयान, क्या क्या फॉलो करता होगा? सर हम्म। तिब्बत साइड जो होता है, वज्रयान। शाबाश। तिबेटियन बुद्धिज्म के चलते इसमें इन्फ्लुएंस कहाँ इस चीज का हो जाता है, क्या बोलते हैं, वज्रयान का। ठीक है। वज्रयान। चलो ठीक है, गुड। अब आता है तुम्हारा टीबी। ठीक है। तो टीबी पे देखो एक नया तुम्हारा ड्रग ट्रीटमेंट बनाया गया है, BAPALM। ठीक है। इसमें BAPALM में क्या क्या आता है तुम्हारा? बेडाक्विलिन, प्रेटोमनीड, लिनिजोलिड और मॉक्सीफ्लोक्सेसिन। ठीक है। ये चीज होता है, ये तुम्हारे एमडीआर के लिए बोलते हैं। एमडीआर मतलब एकदम एक्सट्रीम स्टेज होता है। ठीक है। एमडीआर जो है तुम्हारा, एमडीआर टीबी जो होता है, मतलब अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि बलगम मिला के फेंक रहा था एमडीआर का, टीबी का। खैर छोड़ो हटाओ, है ना। तो ऐसे ट्रेडिशनल तरीका से अगर जाओगे ना टीबी एमडीआर ट्रीटमेंट कराने का, तो 20 मंथ तक लगता है और सीवियर साइड इफेक्ट भी होगा, बॉडी एकदम कमजोर हो जाता है, एकदम रिबकेज तक दिखने लगता है। ठीक है। लेकिन BPLAM जो रिजीम है ना, इसके अंदर क्या होगा ना कि 6 मंथ के अंदर ना तुम्हारा जो
एमडीआर है ना तुम्हारा, एमडीआर टीवी, उसको सेट किया जा सकता है, मतलब ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इंडिया का एम है कि 2025 तक जो है हम खत्म कर देंगे किसको, टीबी को टीवी इंडिया में। को। ठीक है। अच्छा, क्यूसीआई तुम्हारा एक चीज अप्रूव किया है तुम्हारा, एनटीएच नेशनल टेस्ट हाउस। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एनटीएच जो है तुम्हारे किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आएगा। कॉमर्स नहीं है, कंज्यूमर अफेयर है। ठीक है, याद रखना, कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्यूसीआई। क्यूसीआई पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है तुम्हारा, 2017-18 के आसपास पूछा है। ठीक है, तो क्यूसीआई तुम्हारा क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। क्यूसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड है किसके अंदर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर क्यूसीआई को सेटअप किया गया था, पीपीपी मॉडल पे, है ना। कौन कौन इसमें शामिल है, एसोचैम शामिल है, सी शामिल है और फिक्की शामिल है। ठीक है, सीआईआई और फिक्की। ठीक है, इसका जो हेड होता है उसको पता है कौन अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता होगा, यही था यूपीएससी का क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्यूसीआई के हेड को पीएम अपॉइंट करता है। ठीक है, चलो, अब जो है तुम्हारा आता है अगला कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है वो पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिए हैं श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पोर्ट ब्लेयर पे ही जो तुम्हारा सेलुलर सेल था वहां पर तिरंगा जाके फहराए थे कौन, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंडमान के बारे में जानना है तो अंडमान करीब करीब 836 आइलैंड आइलेट्स और रॉक्स हैं यहाँ पर, है ना। रॉस आइलैंड जो था उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। नील आइलैंड और हैवलॉक को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था। अच्छा, एक फैक्ट और बता रही है, ये जो नील है, हैवलॉक है, रॉस है, ये लोग पता है कौन था, कौन था ये लोग। गवर्नर जनरल वगैरह 1857 के रिवोल्ट में। गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल ही मतलब 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने अरे ये लोग कमांडर आर्मी होगा आर्मी सर। का जनरल था। ठीक है, जो जो बहुत सारे आर्मी कमांड जनरल को ये लोग सर। लीड किया था। ठीक है, तो ये लोग को नाम पे कुछ नहीं रखा तो वही बोले चलो ठीक है, अंडमान में सब आइलैंड आइलैंड में तुम्हारा नाम, हैवलॉक आइलैंड सबसे खूबसूरत आइलैंड है अंडमान का। ठीक है, मेरे हिसाब से, बाकी जिसको जो अच्छा लगे मान लेना। ठीक है। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार में तुम्हारा दो नेशनल पार्क है, कैम्बेल कैम्बेल बे और गलाथिया बे। ठीक है, ये दो नेशनल पार्क है वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीपीसीबी जो है वो एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस किया है कि अगर तुम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से नहीं करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा पेनाल्टी तुम पे ठोका जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें जो है ईपीआर टारगेट मिलता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इन्वायरमेंटल रूल है जहां पर जो प्रोड्यूसर है उसको मैनेज करना होता है प्रोडक्ट को, जब तक वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है तब तक, फ्रॉम डिपोजल टू रिसाइकलिंग, सारा जो है किस पे है, प्रोड्यूसर पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर को पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंटायर लाइफ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये मान ये ऐसे इस तरह से याद रख सकते हो उसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर तुम्हारा आता है कि ये जो है तुमको सीजर का और लीगल एक्शन का भी पावर मिला है तुम्हारे किसके अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, सीपीसीबी का क्या कहानी है, सीपीसीबी देखो 1974 में एक्ट स्टैब्लिश हुआ था, वाटर एक्ट के, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर। ठीक है, इसको साथ ही साथ एडिशनल पावर भी मिला है एयर पॉल्यूशन एक्ट के अंदर, एडिशनल पावर मिला है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या क्या है, तो एयर क्वालिटी को चेक करना, सही करना, क्लीनलीनेस प्रमोट करना, स्ट्रीम्स और वेल में। देखो यही स्टेटमेंट आया था यूपीएससी 2020 में, शायद आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से उठाया था। दूसरा, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करें किसको, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। ठीक है। अच्छा, अभी जो है लॉन्च किया गया है तुम्हारा एटलस ऑफ इंक्वाइज पे। तो एटलस का क्या काम है, देखो तो एटलस का देखो ये क्या चीज है ना कि जो जो तुम्हारा पोटेंशियल है ना ओशियन एनर्जी रिसोर्सेज का, उसका एटलस है एक तरह का। ठीक है, ये जो एटलस ऑफ इंक्वाइज है, तो इसमें क्या क्या है, ये मंथली होगा एनुअली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो इसको। हाँ, ये 5 किलोमीटर याद रखना है, ये फैक्ट पे ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, हर 5 किलोमीटर पे इसका ग्रिड रेजोल्यूशन का कहानी होता है। ठीक है, एटलस जो है क्या एस्टिमेट किया है कि करीब करीब तुम्हारा 9.2 लाख टेरावाट आवर्स है का एनर्जी है कहाँ पर, अ, तुम्हारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना नॉटिकल माइल्स का होता है, सर 200। हाँ। 200 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, 200 नॉटिकल माइल। अच्छा, इंडिया का रैंकिंग कहाँ कितना है, ईईजेड का अगर बात करोगे तो इंडिया का रैंकिंग कितना पे आता है, कितना लार्ज, अगर
बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जाओगे तो इंडिया का रैंकिंग कितना है ईएजेड पे? ये नहीं पढ़ा है कोई, चलो देख लो, सर 18th ये नंबर पे वाला आता है। 80। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल बाबू सब लिख के घूम रहा है, यूपीएससी में एक स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इनक्वाइज का, बात आते हैं। तो इनक्वाइज है तुम्हारा क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इसको बनाया गया था 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ही। खैर ये तो बता ही दोगे तुम लोग, बाकी इसका क्या मिशन है अंडरलाइन किया हुआ है देख लेना। ठीक है, ये चीज है तुम्हारा। अब आते हैं इंटरनेशनल एयरफेयर पे। ठीक है, तो ब्रिक्स जो है बात किया है कि भैया हम लोग अडॉप्ट करेंगे क्या, क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। ये याद रखना, रिसेंटली कौन सा ब्लॉक जो है बात किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाने का, तो ब्रिक्स बात किया है। ठीक है, चलो ब्रिक्स का थोड़ा जान दो। 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना आए और बोले कि भैया हम लोग बनाएंगे क्या, ब्रिक ग्रुप। साथ में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लिया इसको 2010 में, वो बन गया ये ब्रिक्स। ब्रिक का जो पहला समिट था वो तुम्हारा एक तरह से मान के चलो कि यहाँ पर हुआ था, ये काटे रिंगबर्ग में। ठीक है, अच्छा रिसेंटली अभी जो जो मेंबर बने हैं ये इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, ये लोग ब्रिक्स के मेंबर बने हैं। ठीक है, इतना ही है ब्रिक्स के बारे में जानने का, बाकी इशू वगैरह आते रहेगा। प्रीलिम्स में तुम्हारा यही आएगा कि ब्रिक्स जो है तुम्हारा इस चीज के लिए आया है। ठीक है, अच्छा अभी रिसेंटली एक फंड बनाया गया है, रिसेंटली क्या बनाया गया मतलब पहले से था, मतलब न्यूज में है, सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड। ठीक है, इस ये जो है इसको कौन मैनेज करता है, इसको यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी ही है, ओछा। ठीक है, वो मैनेज करता है, किसके बिहाफ पे, यूएन सेक्रेटरी जनरल 2005 में इसको बनाया गया है। ओका या ओछा, ओका जो बोलना है इसे जैसे याद रखना रखो। ठीक है, ये एक तरह से तुम्हारे इमरजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स में किया जाता है, इसको एनालिसिस किया जाता है, करीब करीब 90 से भी ऊपर ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, न्यूज में था इसलिए सोचो इसको बता दें। चलो अब जो है तुम्हारा ब्रिक्स जो है ना, उसका एक बैंक है एनडीबी, वर्ल्ड बैंक के लाइंस पे है। ठीक है, ग्लोबल साउथ बनाने के इंटेंशन को बनाया गया था। तो अल्जेरिया ना अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तुम्हारा एनडीबी को। ठीक है, एनडीबी तुम्हारा 2015 में बनाया गया था। ठीक है, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका वही एम जो कलेक्टिव एम है वही ग्लोबल साउथ बढ़ाना, किसी मतलब एक बॉडी पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना, यूनाइटेड नेशंस के भी पैरेलल पोल खींच दिया ये लोग, है ना। अभी रिसेंटली जो मेंबर बने हैं ब्रिक्स के वो कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है। अच्छा एक बात यहाँ से यूपीएससी एक चीज और निकाल सकता है स्टेटमेंट, यूपीएससी प्रेजेंस में बाबू ये स्टेटमेंट दे सकता है कि क्या सिर्फ ब्रिक्स का मेंबर ही बन सकता है एनडीबी के मेंबर। तो ये न्यूज अगर तुमको याद रहेगा कि अल्जीरिया न्यू मेंबर बना है, और अल्जीरिया तुम्हारा किसका मेंबर नहीं है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब एनडीबी का मेंबर कोई भी बन सकता है। ठीक है, इसका ओपन मेंबरशिप होता है। उरुग्वे को तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्री मिला है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्री ये मैंने बस अब ये बनने वाला है, अबाउट टू बिकम। ठीक है, मेंबर बनने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये अपना डिपॉजिट जमा कर देगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, ठीक है, तो बस बन जाएगा ये मेंबर, तो बनने वाला है। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है तुम्हारा क्या, कि सिर्फ ब्रिक्स का ही मेंबर जो है क्या नहीं बनेगा, एनडीबी का मेंबर नहीं बन सकता है, उसका मेंबरशिप किसी को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, जो भी मतलब एनडीबी का अपना आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अभी जो है फर्स्ट टाइम मनाया जाएगा 6 जुलाई को तुम्हारा 6 जुलाई 2025 में मनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे। ठीक है, 6 जुलाई को ही क्यों चुना गया, क्योंकि सिरेडाप जो है वो 1979 में बना था। सिरेडाप क्या है तुम्हारा, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल है, रीजनल है, इंटर गवर्नमेंटल है और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना। ठीक है, एफएओ के साथ मिलकर बनाया गया इसको, एसओ और एशिया पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज है वो और एफएओ मिलकर बनाया है। ठीक है, सिरेडाप जो नहीं लगता कि प्रीलिम्स में अचानक से कहाँ से बॉडी आ गया था, यहीं से आता है ऐसा बॉडी सब। ठीक है, पीआईबी में जनरली ये सब बताया रहता है, बिजनेस लाइन में आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड में ये सब बॉडी के बारे में आते रहता है। ठीक है, वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है। अच्छा, नेपाल जो है तुम्हारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101st फुल फुल मेंबर बना है। ठीक है, आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है का जो हेडक्वार्टर है तुम्हारा कहाँ है, गुरुग्राम में है। ठीक है, COP21 जब पेरिस में हुआ था, है ना, तो वहां पर इसका नींव रखाया गया था। अल्टीमेटली बात यही है ना कि सोलर पावर को कैसे सेट करना है, वही इसका सारा पॉइंट भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि टूवर्ड्स 1,000 स्ट्रेटेजी किसका डेवलप, कौन डेवलप किया है, टूवर्ड्स 1,000 स्ट्रेटेजी, तो तुम्हारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इसको डेवलप किया है। ठीक है, ठीक है ना, इसका टारगेट यही है कुछ नहीं कि $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पर, सोलर में, कब तक, 2030 तक, ताकि 1 बिलियन पीपल को कितना का एक्सेस मिले, 1,000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी का
मजा लूटे सब, ठीक है। बस यही है। जॉर्डन पहला कंट्री बन चुका है जो लेप्रोसी को ये खत्म किया है, एलिमिनेट किया है, वेरीफाई इसको कर दिया है। लेप्रोसी का क्या कहानी है, तो देखो मतलब कोड़ फूटना होता है, हाँ, हिंदी में बोलोगे तो कोड़ फूट जाता है, बोला जाता है कि जो ज्यादा पाप करता है उसका कोड़ फूट जाता है, तो यही वही बीमारी है, ठीक है। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या कहाँ से ये बात आया है, ठीक है। इसके लिए 3 ड्रग्स हैं जो कि डेप्सोने, रिफैम्पिसिन, क्लोफेजिमिन, ठीक है। इनको जब कंबाइन करके दोगे ना तो कहलाता है मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो स्किन लेजियंस हो जाता है, नर्व थिकनिंग हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक डिटेक्शन हो, बेसिली हो जाता है। बेसिली, बेसिली मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया की वायरस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो जहाँ लास्ट में देखो बेसिलरी, बेसिलरी जहाँ तुम देखा ना मतलब बैक्टीरिया समझ लेना, ठीक है। जैसे जो दूध में जो बैक्टीरिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो बैसिलस, ठीक है। इसी बेसिस पे बाबू वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना प्रीलिम्स में, ठीक है ना। चलो, इंडिया जो है फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है तुम्हारा कहाँ, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। 7 बिग कैट में इंडिया में सब मिलता है, प्यूमा और जगुआर को छोड़ के, ठीक है। प्यूमा और जगुआर को छोड़ के इंडिया में सब मिलता है, टाइगर मिलता है, लायन मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, चीता भी मिलने लगा आजकल, है ना। कहाँ से लाए हम लोग चीता, नामीबिया। नामीबिया से हम लोग चीता ले आए हैं, ठीक है। ये काम का था तुम्हारा। अभी देखो फिर पूछेगा कि रॉटिंग डेड फिश तुमको कहाँ दिखा, तुमको मतलब सड़ता हुआ डेड फिश कहाँ, किस पोर्ट में रिसेंटली मिला है तुम्हारा, तो पोर्ट ऑफ वोलोस, कहाँ पर है, ग्रीस में। यूपीएससी बोलता है ना सिटी न्यूज कंट्री से मैच करने का, हर साल यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, याद है तुमको, प्रीलिम्स पेपर पीवाईक्यू देखे हो ना, रहता यस है ना सर। उसमें, वही रहता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना, कहाँ से, ग्रीस से। वेलोस, पोर्ट ऑफ वेलोस कहाँ है, ग्रीस में। देखो दे नाम से इटली लग रहा होगा, बहुत लोग कह देगा कि हाँ सो मेलोनी भाभी के चलते इटली है, लेकिन इटली नहीं है, ये ग्रीस है, ठीक है। अफ्रीका जो है तुम्हारा टीटीओएस स्कीम लॉन्च की बात किया है, ताकि टूरिज्म इंडिया से वहां पर, इंडिया और चाइना दोनों से काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसको ना एक तरह से डिप्लोमेसी का अगर बात करोगे ना तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होता है, जब पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है ना, तो दैट इज नोन एज ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ठीक है। उसको भी तुम GS2 में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिको जो है देखो दुनिया का पहला कंट्री बन गया जो बोला कि अब यहाँ पर जज का इलेक्शन होगा, जज को प्रेसिडेंट और ऐसा पकड़ के विम्स एंड फैंसी प्रेसिडेंट के विम्स एंड फैंसी पे जो वो लोग इलेक्ट नहीं होंगे, सेलेक्ट नहीं होंगे, जज भी अब क्या होंगे, इलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे कि दुनिया का कौन सा कंट्री है जो पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेस शुरू किया है, तो कौन शुरू किया है, मैक्सिको, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो तुम्हारा ये आएगा, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट जो है इंडिया जो है किसके साथ साइन किया, तो यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है, ठीक है। बाकी इनका जो फोकस है यहाँ पर भी है तुम्हारा ईस्ट अफ्रीका इंडिया ईयू पे, है ना। लेक विक्टोरिया, लेक टंगानिया का, इसको मैप में लोकेट करना, कौन सा कॉन्टिनेंट है ये, कोई बता सकता है, सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में। इसके साथ तैयार देख लेना कि किस किस कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर किस किस कंट्री के बॉर्डर पे है, ठीक है। और साथ साथ अगर उससे कोई बड़ा रिवर निकलता है तो बताना। लेक विक्टोरिया से कौन सा रिवर निकलता है, लेक सर विक्टोरिया से नाइल, कौन सा रिवर निकलता है, नाइल रिवर। लेक विक्टोरिया से नाइल निकलता है, श्योर हो, हाँ सर। पक्का, हाँ कोई है सर, जो इसको पक्का काटना लॉक चाहेगा। कर दिया जाए। लेक विक्टोरिया से बाबू नाइल नहीं निकलता है, व्हाइट नाइल निकलता है, ठीक है। वाइट नाइल। व्हाइट नाइल आगे चल के नाइल बन जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, सही है जब था। चलो, अच्छा सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो कौन कौन से गोल को आप इंश्योर करेंगे, SDG 13 को, SDG 11 को, और SDG 6 को, ठीक है। चलो, इंडिया और डेनमार्क का भी रिसेंटली साइन किया तुम्हारा मैरीटाइम कोलैबोरेशन। देखो यहाँ पर ग्रीन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी पे काम करने का बात किया गया, क्वालिटी शिपिंग का बात किया गया है, शिप बिल्डिंग के, पोर्ट डिजिटलाइजेशन, मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग। देखो जब इंफ्रास्ट्रक्चर और GS में 3 में जब काम करोगे और उसमें इंडिया गवर्नमेंट का एफर्ट जब आओगे तो वहां पर ये पॉइंट तुम डाल सकते हो। एफर्ट्स कहाँ हो सकता है इसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अपना नोट्स जो तुमको लोगों को लिखवाए इसमें इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको अपडेट कर लेना यहाँ से, ठीक है। चलो,
क्वाड कंट्री जो है ये तुम्हारा आ सकता है कि अभी अभी रिसेंटली जो है कैंसर मूनशॉट किस ग्रुप कौन सा ग्रुप पे बात किया गया कैंसर मूनशॉट का, तो कहाँ पर बात किया गया, क्वाड में बात किया गया। क्वाड का क्या इंपॉर्टेंट है, क्वाड सिक्योरिटी डेवलपमेंट पॉपुलर कैसे क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का और यूएसए का एक ग्रुप है ना। 2007 में पहली बार बना था, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था, फिर से 2017 में आया ऑस्ट्रेलिया और क्या हो गया, क्वाड का फॉर्मेशन फिर से हो गया। ठीक है, तो कैंसर मूनशॉट जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, क्वाड से। ठीक है, याद रहेगा, याद हो जाएगा, हड़बड़ा होने 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। देखो क्या होता है ना कि हर ना 13 से 15 साल पे ना सैटर्न का जो रिंग है ना वो गायब हो जाता है। ये हम तुम लोग के साथ शेयर भी किए थे ग्रुप पे, है ना। क्या है ना कि सैटर्न जो है ना करीब करीब 26.73, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको करीब करीब पूरा जो 30 साल करीब करीब लगता है। अर्थ ईयर्स लिख रहा है, 30 अर्थ ईयर्स, 30 ईयर्स, 30 अर्थ ईयर्स। एक साल जो पृथ्वी का है ना वैसा करीब करीब 30 साल लगता है इसको सन को ऑर्बिट करने में, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि एक पॉइंट पे ना ऐसे एज पे पहुंच जाता है ना, क्योंकि इसका रिंग बहुत थिन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है, तो उसके चलते क्या होता है कि लगता है ना कि वो रिंग जो है वो गायब हो गया है। ठीक है, 2009 में भी गायब होने वाला इंसिडेंस दिखा था। ठीक है, अच्छा सैटर्न रिंग के बारे में ये है कि आइस पार्टिकल का होता है, कुछ रॉक होते हैं, कुछ डस्ट से बने होते हैं। ठीक है, टोटल 3 लेयर में मिलते हैं ये, ए बी सी। ठीक है, अच्छा इसके साथ इसको इतना इतना पतला क्यों दिखता है कि देखो वाइड, जब बोलोगे ना कि कितना वाइड है तो इतना वाइड है। ठीक है, इतना वाइड है, मतलब देखो इतना वाइड है, इतना माइल्स पे वाइड है। लेकिन जब इसको पूछा गया ना कि कितना थिक है, तो इतना थिक है। ठीक है, तो पता चलेगा, पता है क्या कि एक ये ऐसा था ना, उसी पे ऐसा आ गया, तो पता चल रहा है क्या कुछ डिफरेंट है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना। वही बात हो रही है रिलेटिव टर्म्स में, तो एकदम पतला दिखता है, इतना लंबा पे फैला हुआ है और एकदम पतला सा है, कहाँ पता चलेगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो फेमस मून्स हैं वो है पैन और डेफिनीस। ठीक है, ये इसके फेमस मून्स हैं। अ, अच्छा अभी तुम्हारा ये यूपीएससी पूछ देगा, ये क्या है, पाइपरस क्या है, कैर कारहोटस पाइपरस, शायद यही प्रोनाउंस करते हैं इसको, कारहोटस पाइपरस, ये क्या है, तो जंपिंग स्पाइडर है। या फिर ऑप्शन में यूपीएससी पूछेगा तो क्या पूछेगा, इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट्स ये पूछेगा। ठीक है, इंडिया में अब जंपिंग स्पाइडर जो है करीब करीब 10 हो चुका है, ग्लोबली जो है करीब करीब 37 है। ये फैक्ट याद रखो तो ठीक, नहीं याद रखो कोई बात नहीं। इनका विजन एक्सेलेंट होता है, केपेबल ऑफ सीइंग कलर अच्छा होता है, डिटेक्टिंग मोशन होता है इनका। साथ ही साथ इसका खास बात ये है ना कि ये लोग जाल नहीं बुनता है। ठीक है, अपना प्रे को कैच करने के लिए बोलता है सीधा जाके मैं सीधा अटैक करेगा, फ्लावर नहीं फायर है। दे हंट एक्टिवली, इसलिए जंपिंग जंप जंप करके कुछ डिफरेंट होगा तब ना। अच्छा पूरे दुनिया में हर जगह मिलता है, अंटार्कटिका को छोड़ के। तो ये अगर पूछ देता है कि फाउंड अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स, तो ये वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अंटार्कटिका में नहीं मिलता है, इतना ठंडा में आदमी नहीं मिलता है, तो ये बेचारा जंपिंग स्पाइडर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, पाइप्रस देख लेना बाबू, ये पाइप्रस याद रखना। ठीक है, पाइप्रस। अच्छा अग्नि 4 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ठीक है, अग्नि 4 तुम्हारा क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसका रेंज जो है तुम्हारा 3000 से 4000 किलोमीटर तक है, 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। ठीक है, याद रखना ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज का तुम लोग को अंतर बताया मैंने उस वक्त, तो याद रखना उस चीज को, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, 1000 kg तक का पेलोड उठाता है। अच्छा अग्नि 4 जो है तुम्हारा IMD P का पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जब डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, ये होता है तुम्हारा। अच्छा अब आता है तुम्हारा इसमें तो ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये जान लो कि ग्रेविटॉन्स क्या होता है। तो ग्रेविटॉन्स बोलता है ना कि जो तुम्हारा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना ग्रेविटी का, वो उसको कौन कैरी करता है, ग्रेविटॉन्स कैरी करता है। ग्रेविटॉन्स का स्ट्रिंग थ्योरी में ना यूज होता है। ठीक है, अब एक चीज ये भी लिख लो, ग्रेविटॉन्स जो है स्ट्रिंग थ्योरी से एसोसिएटेड है। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी, बस बस इतना ही याद रखो, इसे इसके ज्यादा डीप में घुसेगा नहीं यूपीएससी। ठीक है, दिस इज नॉट फिजिक्स ऑप्शनल। ठीक है, तो स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड है ग्रेविटॉन्स तुम्हारा। ठीक है, अच्छा दो टाइप का फिजिक्स होता है, एक होता है तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, जब तुम इसका बात करोगे ना न्यूटन का, तो दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। और जब आइंस्टीन का बात करोगे तो दैट इज क्वांटम फिजिक्स, मतलब हाई लेवल का। जब टाइनी पार्टिकल्स का फिजिक्स की हम बात करेंगे तो दैट इज क्वांटम फिजिक्स। लेकिन फोर्स, बॉडी मास, एक्सेलरेशन अगर इस पे बात करते हैं, जो बड़े बॉडी होते हैं, तो दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। समझाने के लिए बोल रहे हैं, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी
तो क्वांटम ग्रेविटी क्या होता है, तो टाइनी पार्टिकल, क्वांटम मतलब क्या हुआ, वो हम अभी बात की ना टाइनी पार्टिकल्स रिलेटेड, तो क्वांटम ग्रेविटी जो है तुम्हारा टाइनी पार्टिकल्स का कहानी है, तो उस पर ग्रेविटी कैसे काम करता है, दैट इज टाइनी पार्टिकल्स, तो वो हो गया क्वांटम ग्रेविटी। ठीक है। ग्रेविटेशनल नॉइज क्या होता है कि जब तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना उसको स्टडी करने के लिए जब हम क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं ना, तो जो फ्लक्चुएशन होता है ना, जो हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होता है ना, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, नॉइज आया है। इसीलिए हम फील्ड को स्टडी नहीं कर पा रहे, इसलिए लीगो बनाया गया। लीगो को इसलिए तुम देखोगे ना कि एकदम शांत जगह पे, एकदम शांत जगह पे जरा से भी उसको रिफ्लेक्शन नहीं आए, जो इवन जो मिरर भी है ना, मिरर जो उसमें लगाया गया है ना, वो 4 किलोमीटर पर लगाया गया। ये 4 किलोमीटर, ये वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है। रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए जो मिरर भी लगाया गया है ना, वो 4 4 किलोमीटर पर लगाया गया। ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉइज होता है। ठीक है। अच्छा, क्लिपर मिशन एक है तुम्हारा यूरोपा का, यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्या है, यूरोपा क्या है, यूरोपा क्या है? यूरोपा किसका मून होगा, कोई बता सकता है? यूरोपा एक तरह का मून है, व्हाट इज यूरोपा? जुपिटर का यूरोपा है बाबू, यहीं देखो मार्क किया हुआ है, तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो। देखो। ठीक है। तो देखो ये बात किया गया है कि देखो यूरोपा जो है नासा का, ये यूरोपा क्लिपर मिशन है, इसको पहुंच जाएगा। इसमें एक खास बात, इसका यही यूनिक पॉइंट है क्या, कि जुपिटर पहुंचेगा, पता है कैसे? एक बार हम इसको मार्स तक पहुंचा देंगे, उसके बाद ना ग्रेविटी का जो असिस्टेंस होगा ना, उसके थ्रू पहुंच जाएगा जुपिटर। मार्स और एक बार अर्थ और मार्स के ग्रेविटी का जो असिस्टेंस मिलेगा, तो फिर ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, जुपिटर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिक पॉइंट है। इसको हो सकता है एग्जाम में ये पॉइंट पढ़ के सबको फनी लगे, लेकिन फनी नहीं है। आपको 0.-0.66 भी दे सकता है ये लाइन। ठीक है। एआई टोकन क्या है? कुछ नहीं है एआई टोकन, इसमें देखो एआई टोकन में एआई का यूज होता है, वेब 3 का यूज होता है, और ब्लॉकचेन का भी कहानी बन जाता है। जब ब्लॉकचेन में हम लोग एआई लगाना शुरू कर देते हैं, दैट इज एआई टोकन। ठीक है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तुमको इसको डू राइट इन योर मेंस वाला नोट्स। ठीक है। हाउ एआई यूज्ड और बेनिफिट्स ऑफ एआई टोकन। ठीक है। अब एक चीज और आएगा तुम्हारा, डांसिंग गर्ल पूछा जाएगा कि डांसिंग गर्ल किससे रिलेटेड है, तो जिंजीर का स्पीसीज रिलेटेड है। या फिर गलोपा, गलोपा, गलोपा जहाँ देखो ना तो समझ जाओ कि जिंजीर का स्पीसीज है वो। ठीक है। ये जो साइंटिस्ट लोग का नाम पे रख दिया है, जानकी नाम का कोई साइंटिस्ट होगा, या यादव यादव, ऋतु यादव के शायद दादा थे जिनको पे रखा गया इसको। कोई बात नहीं, देख लेना ग्लोबा जहाँ दिखे वो क्या है, जिंजर का स्पीसीज है, डांसिंग गर्ल्स जो है तुम्हारा जिंजर का स्पीसीज। डोंट गेट इट कंफ्यूज विद एनी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लिख के बगल में काट दो, इंसेक्ट नहीं है डांसिंग गर्ल। पता चल रहा है कि वहां पर वास्प और ये फ्लाई लगा, टिक लगा के चले आए। मत करना वो चीज। ठीक है। और ये यूपीएससी में सर, आने वाला है 2025 में। सर इंडस वैली से भी हो सकता है क्या एसोसिएट। है? इंडस वैली से भी कंफ्यूज कर सकता है। वो डांसिंग गर्ल है कि डांसिंग गर्ल्स है, पहले ये बताओ तो। सर वो डांसिंग गर्ल थी, लेकिन उतना एस तो कौन देखता है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलो, अब आगे चलो। डायमॉर्फिड्स क्या होता है? डायमॉर्फिड्स कुछ नहीं होता, मीटियोर का जो शावर है उसको डायमॉर्फिड्स बोल दिया गया। ठीक है। डायमॉर्फिड्स कैसे होगा, तो देखो एक डार्ट मिशन है। डार्ट मिशन ये है ना कि एकदम जो है ना काइनेटिक इम्पैक्ट, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, कल होके कोई मीटियोर ऐसे आ रहा है तुम्हारा। ठीक है। तो यहाँ से जाके मारेगा ना, सब फड़ाक से एकदम रॉकेट टाइप से। ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक इम्पैक्ट, तो ये ना टूटेगा, मीटियोर जो टूटेगा तो ऊपर से तुमको शावर दिखेगा इस तरह से। ठीक है। तो इसी को क्या बोल देंगे, क्या, डायमॉर्फिड्स। ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसमें। डार्ट मिशन यही है तुम्हारा जो बताया अभी, नासा का है ये चीज, काइनेटिक इम्पैक्ट। इसको यूज इसलिए किया कि कल हो पोटेंशियल एस्ट्रॉयड थ्रेट अगर अर्थ पे आएगा तो उसको हम तोड़ के भगा देंगे। ठीक है। यही सब मिसाइल मारती है। क्या बात है। देखो सुपर मैसिव ब्लैक होल एक मिला है। ठीक है। रिकॉर्ड किया गया है बहुत दूरी पे, है ना, तो उतना हमारे काम का नहीं। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर ये होता है कि मान लो कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में लाइट को जितना टाइम लगेगा, दैट इज लाइट ईयर। ठीक है। वो होता है तुम्हारा लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का वैल्यू अगर देखोगे तो करीब करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है। ब्लैक होल क्या होता है, सुपर मैसिव बॉडी होता है, जो कि डेड डेड एक तरह से डेड बॉडी मान लो, कहाँ का, स्पेस का, है ना। इसका ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है ना कि लाइट भी जाता है ना तो इसको खींच लेता है। ठीक है। तो लाइट भी इसको स्किप नहीं कर पाता है अभी, इसीलिए ना एक तुम्हारा इमेज रिलीज किया था जिसमें ये जो बॉडी था पूरा, एक मिनट रुको, ये बॉडी ना पूरा डार्क था। ठीक है। इधर तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर एकदम डार्क है, सेजिटेरियस करके सर्च करना गूगल पे। ठीक है। ये है। और बाद में ना,
और जो लाइट जा रहा है तुम्हारा अलग से बड़ी खूबसूरत लग रहा है एकदम, ऐसे लाइट जा रहा है, दिख रहा है कि लाइट जो है तुम्हारा क्या हो रहा है कि खिंचा रहा है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तुम्हारा यहीं पर, ठीक है। सेजिटेरियस ए नाम था उसका, ठीक है। तो वो होता है तुम्हारा ब्लैक होल। अच्छा, मिनी मून क्या हुआ कि जो देखो क्या होता है ना कि अगर कोई एस्टेरॉयड है, स्मॉल एस्टेरॉयड है, ठीक है, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया तो लगेगा क्या, वो भी थोड़ा दिन के लिए लगेगा ऐसे चक्कर मारते, 2-3 दिन मारेगा फिर उसका फिर उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को मिनी मून बोल देते हैं। मून यही ना होता है जो तुम्हारा क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो टेम्पररी मून्स होता है ये, मिनी मून्स जो होते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किसका है, तो प्रोजेक्ट एआई का है, ठीक है। ये रीजनिंग का है, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन डालो पट से इसका सॉल्यूशन दे देगा ये, ठीक है। इसमें सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई तुमको तमिलनाडु में मिला, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बर्डविक देख के तुम बटरफ्लाई को टिक मारो। बर्डविक देख के ये मत समझ जाना कि ये क्या है, चिड़िया है, चिड़िया नहीं है। चिड़िया समझ के मारोगे तुम्हारा मार्क्स क्या होगा, उड़ जाएगा, ठीक है। चलो, एक ना WLS प्रोटीन के बारे में न्यूज में है, ठीक है। तो WLS प्रोटीन जो है ना सेल मेम्ब्रेन्स में जनरली मिलता है, ठीक है। किस लिए होता है, तो ये ना तुम्हारा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन्स होते हैं, स्पाइनल स्पाइनल बोन्स अगर बोल देते हैं, ठीक है। तो बैकबोन, स्पाइनल भी सॉरी, बैकबोन एक तरह से, बैकबोन सीधा सीधा बात को, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है ना उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये ऑर्गन फॉर्मेशन का काम करता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या करता है, इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन, लंग का, इनर ईयर का, आइज वगैरह, ये सब जो होता है तुमको डेलिकेटेड और टाइप का ऑर्गन दिखता है ना, इसमें ये फॉर्मेशन होता है WS प्रोटीन से, ठीक है। बस ये याद रखने से अलग करने का जरूरत नहीं है। एक है तुम्हारा एक्सोसोमाटा सेंटियोनेई, यही है इसका प्रोनाउंसिएशन। ये बस याद रखना, ये क्या है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये कैटफिश का स्पीसीज है, ठीक है। कहाँ मिला है तुमको, जूलेके रिवर में मिला है। जूलेके रिवर कहाँ पर है, नागालैंड में है। ये तुम्हारा बराक रिवर सिस्टम का पार्ट है, बस ये याद रखना। यूपीएससी पूछेगा, यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक्स है भाई, स्पेशली पीआईबी में आ गए तो पक्का पूछेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं ये तुम्हारे भी, तुम्हारा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो तुम्हारा फ्रेश वाटर स्वाम्प फॉरेस्ट मिला है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। उसका नाम रखा गया है तुम्हारा मिस्ट्री का CIA, पता नहीं क्या है बोलते हैं उसको, देख लो, मिनिस्ट्री का KA। इसका क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई बता सकता है, मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता होगा। मेरिस्टिका से ये, सिया, सिया ही होगा। यही है ना। मिरिस्टिका सिया। अच्छा, ठीक है, कासिया, ठीक है। चलो, हाँ, अब आता है तुम्हारा क्रोमियम कंटामिनेशन। तो देखो क्रोमियम एक टॉक्सिक मेटल है, देखो यही आएगा तुम्हारा, बाकी ऊपर क्या बनाया नहीं बनाया ध्यान नहीं उसका देना है उस पर, है ना। एक टॉक्सिक मेटल है जो तुम्हारा सॉइल और ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। कहाँ से निकलता है, किस इंडस्ट्री से जनरली निकलता है, लेडर टैनिंग इंडस्ट्री से निकलता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री से निकलता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी निकलता है, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या होता है ना कि इसको ना ट्रीटमेंट प्लांट भेज के करते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं है। ये कोई नैनो मटेरियल डेवलप कर लिया हम लोग, उसी से पकड़ के हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इंडिया जो है मॉम के बाद क्या बनाएगा, वॉम, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। ये सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा मॉम के बाद, वॉम। ये बस ऐसे ही काम कर, कोई सब खास नहीं है, बस इतना ही जानने का था, ठीक है। इंडिया जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है ना, वैसे अपना अभी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात किया है, ठीक है। कब कब फंक्शनल हो जाएगा, 2040 तक हो जाएगा यार। फर्स्ट मॉड्यूल 2028 में भेजेंगे, लेकिन फाइनल जो हो जाएगा तुम्हारा 2040 तक तैयार हो जाएगा, ठीक है। बेवेरियन नॉर्डिक क्या है, बेवेरियन नॉर्डिक जो तुम्हारा एमपॉक्स के लिए शॉर्ट है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का शॉर्ट है। WHO को बता दिया कि हाँ एमपॉक्स के लिए बेवेरियन नॉर्डिक लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, ये ना रैंडम है, रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ठीक है। अर्थ के इवोल्यूशन के लिए वही रैंडम क्वेश्चन, इसको ध्यान रखो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक। ये भी रैंडम वाला, मैं यूपीएससी का कभी दिमाग खराब होता है तो क्या पूछ देता है, तो ऐसा पूछ देता है, ठीक है। अच्छा, नासा जो है तुम्हारा लॉन्च किया है टनेगर एक। टनेगर एक क्या डिटेक्ट करेगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है हवा में, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को, ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए
नासा लॉन्च कर रहा है क्या, टेनेगर 1, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस में देखो दोनों न्यूज एक ही है, ठीक है। मालपे और मुल्की क्या है तुम्हारा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत ये आया है, ठीक है। मालपे और मुल्की याद रखना बस, इसको इतना ही जानने का इसमें है। ईस्टर्न ब्रिज हम लोग किसके साथ करते हैं, ओमान के साथ करते हैं। इस बार यूपीएससी में आया है, प्रीलिम्स में आया है कि कौन सा मिशन किसके साथ हम लोग को, कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज आई की क्या क्या है, तो तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये नेशनल सिम्पोजियम तैयार है, ठीक है। इसमें देख लेना डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको यूज कर लेना, सब जगह यूज हो सकता है ये तुम्हारा, ठीक है। सब जगह तुमको कंटेम्प्रेरी सुनामीज, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट साइक्लोन, मतलब ये कॉमन पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं भी चेक देना, ठीक है, कि गवर्नमेंट की तरफ से या एनडीएमए की तरफ से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ है तुम्हारा, प्रीमियर इवेंट हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा जनरली फूड ब्रांडिंग के लिए काम आता है, फूड प्रोसेसिंग और फूड ब्रांडिंग का ब्रांडिंग पे होगा ये, ठीक है। पीआईबी में अभी रिसेंटली आया, 2 दिन पहले हम ग्रुप पे शेयर भी किए हैं कि इंडियन थाली जो है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे सस्टेनेबल थाली है। पढ़ा है कोई, नहीं पढ़ा हाँ है, कोई जी। बात, देख लेना, हाँ ठीक है। इंडियन थाली जो है सबसे सस्टेनेबल थाली है। बाकी तुम थाली देखो, जैसे बर्गर है, हॉट डॉग है, वो सब क्या करता है, एक ही तेल में पकड़ पकड़ के जलाए जा रहे 7-8 बार 7-8 बार 7-8 बार। हम लोग क्या हेल्दी डाइट है ना, सस्टेनेबल थाली हम लोग का है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन चक्र जो है वो कौन शुरू किया, सीबीआई शुरू किया, साइबर क्राइम नेटवर्क को यूरो करने के लिए। तो ये भी तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोदी जी क्या बोले हैं, क्या रहना चाहिए, साइबर स्पेस सिक्योर। सिक्योर भारत, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल एफर्ट में ये आ जाएगा फोर्थ ग्लोबल, तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी में, तो ये भी तुम डाल देना इंटरनेशनल एफर्ट, ये लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे पढ़ना होगा, पढ़ना नहीं पढ़ना होगा मत छोड़ देना, ठीक है। बस, बाकी ये वर्क फॉर रीडर में तुमको क्या करना है, तुम्हारा होमवर्क है, इस मंथ का यही होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, करने का। बाकी जो जो होमवर्क बताएं कर लेना, जब फिर ये अक्टूबर का एडिशन का सेशन लेंगे हम लोग, वही तुम्हारा 10 नवंबर के आसपास। इस बार थोड़ा सा लेट से निकला एलिक्सर अगले एलिक्सर जो है 5 नवंबर तक आई विल रिलीज, ठीक है, अक्टूबर का। अब फॉर्मेट वगैरह सब तैयार हो गया, तो फिर अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं सेशन, थैंक यू।